हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका फिर स्वागत है। बच्चों, आज अपन लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। नाम तो सुना होगा बेटे आपने, जैव तकनीकी। तो पहले आपको यह जानकारी लेना है कि इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर अपन को पढ़ना क्या है और इस अध्याय से हमें हमारे दैनिक जीवन में फायदा क्या होगा। बेटे ठीक है, आप मार्क्स के लिए तो पढ़ोगे ही सही, लेकिन बेटे आपको यह भी जानकारी लेनी है कि इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से यह हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है। तो बच्चों, आपको याद होगा कि पहले इंसुलिन हार्मोन को, जैसे मान लो किसी को डायबिटीज हो गई, तो बेटे इंसुलिन हार्मोन को पहले जानवर की अग्नाशय ग्रंथि को निकाल करके, सुखो करके गोलियां बनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके इंजेक्शन आने लग गए। कृत्रिम इंसुलिन भी इसके माध्यम से बना लिया गया है। उसके अलावा बेटे जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाना, बियर बनाना, या कई प्रकार के एंजाइम्स बनाना, कई प्रकार की वैक्सीन बनाना। ये सब बेटे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही शुरू हुआ। तो आने वाला समय भी बायोटेक्नोलॉजी का है। तो इसको एक एक चीज ध्यान से पढ़ना है कि ये बायोटेक्नोलॉजी बेटे काम कैसे करती है और किस तरह से अपन को इसमें पढ़ना है। तो आगे अपन चलते हैं बेटे बायोटेक्नोलॉजी, और इसका पहला टॉपिक लेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत में हमारा पहला टॉपिक होगा यानी बेटे परिचय। पहला टॉपिक यहां पर अपन लेंगे तो ये लेंगे परिचय। तो ये परिचय किसका लेंगे बेटे, तो ध्यान रखना अपन आज का टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी या फिर इसे आप बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये हमारा टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी या फिर ये होगा बेटे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आइएगा, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये काम कैसे करती है। तो बेटे यहां आप ध्यान से देखो कि ये हमारे पास में एक प्लांट्स है, ये प्लांट्स यहां पर है, और ये जो प्लांट्स है ये है कीट प्रतिरोधी। ये पौधा मेरे पास में है और ये पौधा है बेटे यानी कीट प्रतिरोधी। कीट प्रतिरोधी, और एक पौधा ऐसा है जो यहां पर यह है कीट रोगी। कीट रोगी, इसको समझने की कोशिश करना। अब हमें इस कीट प्रतिरोधी पौधे की जीन को कीट रोगी पादप में पहुंचा करके इसे हमें क्या बनाना है, कीट प्रतिरोधी पौधा बनाना है। तो आइएगा ये काम कैसे करेगा। तो यहां पर आप देखिएगा बेटे कि ये जो काम करेगा ये इस तरह से काम करेगा कि सबसे पहले तो यहां से इस पौधे की कोशिका को अपन लेंगे और इस कोशिका से अपन को ये डीएनए यहां पर निकालना है। तो ये डीएनए कहलाएगा डीएनए, यानी इसको अपन कहेंगे बाह्य डीएनए। पहले समझ लेना कि अपन को इस तकनीकी में पढ़ना क्या है। सबसे पहले अपन एक वांछित जीन का चुनाव करते हैं, यानी एक उपयोगी जीन का चुनाव करते हैं, और उस उपयोगी जीन को बेटे किसी वाहक के साथ में जोड़ करके उसको रिकॉम्बिनेट करवाया जाएगा, और फिर उसको जिस लक्ष्य कोशिका में आपको पहुंचाना है उसको वहां पर पहुंचा करके उपयोगी पौधे या जीव बनाए जाएंगे। तो अपन ने क्या किया कि एक पौधा तो कीट प्रतिरोधी है और एक पौधा कीट रोगी है। अब अपन को इस कीट रोगी पौधे को भी कीट प्रतिरोधी बनाना है, यानी एक पौधे में तो बेटे ये कीटों का संक्रमण होता है, ये ध्यान रखना, और एक पौधे में कीटों का संक्रमण नहीं होता है। तो जिस पौधे में कीटों का संक्रमण नहीं होता है वह पौधा तो कीट प्रतिरोधी पौधा है, और जिस पौधे के अंदर कीटों का संक्रमण होता है वह कीट रोगी पौधा है। तो आइए बच्चों, ये किस तरह से ये जीन इस पौधे से इस पौधे में जाएगी। तो अपन ने इस पौधे के किसी सेल को लिया और इस सेल से इसके डीएनए को लिया। तो ये डीएनए फॉरेन डीएनए या बाह्य डीएनए या डिजायर यानी वांछित जीन, इस वांछित जीन को बेटे अपन किसी वी डीएनए के साथ में अपन लेंगे। तो वी डीएनए ये एक प्रकार का वाहक डीएनए होगा। फिर इन दोनों की क्रिया
एक विशेष एंजाइम होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज और प्लस एक एंजाइम होगा बेटे लाइगेज। इसको डिटेल में इसकी क्रियाविधि में लूंगा, सिर्फ यहां आपको समझा रहा हूं कि बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पहले तो अपने विशेष लक्षणों वाली जीन की आवश्यकता होगी, जिसे वांछित जीन कहेंगे। इस वांछित जीन को बेटे किसी वाहक डीएनए के साथ में जोड़ा जाएगा, जिसे अपन वी डीएनए कहेंगे, और इनको यहां जोड़ने से यहां पर हमें मिल जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी एक प्रकार का ये डीएनए होगा जिसे अपन यहां पर कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहां आप देखिएगा बेटे, यहां से यहां तक ये तो डिजायर जीन है और ये वाहक डीएनए है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को संवर्धन के लिए पहले इसमें लिया जाएगा होस्ट सेल में, यानी इसको इंटर करवाया जाएगा बच्चों होस्ट सेल में, फिर होस्ट सेल का करवाया जाएगा यहां पर संवर्धन। तो संवर्धन करवाने से आप क्या देखते हो कि संवर्धन माध्यम पर कई सारी होस्ट सेल बन जाती है, और होस्ट सेल के साथ में अपन को यहां पर देखना है कि इस तरह से आरडीएनए की भी कई सारी प्रतिलिपियां बन जाएगी। तो बच्चों क्या क्या करना है कि पहले अपन को वांछित जीन को लेना है। जैसे एक बार फिर समझ लें कि हमें यहां पर यह कीट प्रतिरोधी पौधा है और उसके साथ में कौन सा पौधा है, कीट रोगी पौधा है। तो इस कीट रोगी पौधे को अपन को क्या बनाना है, कीट प्रतिरोधी पौधा बनाना है। तो अब अपन को क्या करना है कि कीट प्रतिरोधी पौधे से वांछित जीन को लेना पड़ेगा जो कीट के प्रति प्रतिरोधी होती है। तो यहां से इसकी सेल को बाहर निकाला, और सेल को बाहर निकालने के साथ ही उसके डीएनए को बाहर निकाला, और इस डीएनए को किसी वाहक के साथ में जोड़ा। तो इनके लिए पहले दोनों डीएनए को तोड़ना पड़ेगा और फिर वापस इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो बेटे तोड़ना पड़ेगा तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और जब इसे तोड़ना जोड़ना पड़ेगा तो फिर हमें इसे लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों एंजाइमों की सहायता से दोनों डीएनए को पहले तोड़ा जाएगा फिर जोड़ा जाएगा। तो एक वर्ताकार डीएनए हमें यहां मिलेगा जिसको पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन यहां पर कहेंगे। उसके बाद में बेटे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक इस डीएनए को, जब तक वांछित जीन को बेटे किसी टारगेट सेल में नहीं ले जाएंगे, जब तक इसको सुरक्षित भी रखना है, तो इस आरडीएनए की संख्या बढ़ाने के लिए इसे किसी पोषक कोशिका में प्रवेश करवाना पड़ेगा। तो बेटे इसको होस्ट सेल में प्रवेश करवा देंगे। अब होस्ट सेल में तो प्रवेश करवा दिया, लेकिन अभी एक ही आरडीएनए है, तो अब अपन को इसकी संख्या बढ़ानी है। तो फिर होस्ट सेल को कहां रखेंगे, संवर्धन माध्यम पर, और संवर्धन माध्यम पर जब रखेंगे तो बेटे इसकी कई हजार प्रतिलिपियां यहां पर बन जाएगी। अब कुछ प्रतिलिपियों का जो यूज नहीं आएगी उनको तो अपन जीन बैंक में संरक्षित कर देंगे, और कुछ होस्ट सेल को प्रयोग में अपन काम में लेंगे। तो बेटे यहां पर हमारे पास में ये यहां है, ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक तो अपन ने लिया है ये यहां पर टारगेट सेल, और एक लिया है बेटे यहां पर अपन ने ये होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अंदर ये यहां पर आपके पास में है आरडीएनए। तो ये वाली सेल तो है टारगेट सेल, और ये वाली सेल है बेटे होस्ट सेल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और इनको एक विशेष सॉल्यूशन के अंदर लिया जाता है, और उस सॉल्यूशन को बोलेंगे पॉली इथाइल ग्लाइकोल। तो समझना, क्रियाविधि अपन बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए आपको ये पता लग जाएगा बेटे कि बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीजें अपन यहां पर देखेंगे। तो यहां आप देख लीजिएगा बच्चों कि यहां पर ये टारगेट सेल है, ये होस्ट सेल है। अब यहां पर कुछ समय बाद में क्या होगा कि कल्चर मीडिया पर बेटे, यहां पर कल्चर मीडिया पर ये जो कैल्शियम पॉलीइथाइल ग्लाइकोल है यह आरडीएनए को किस में लेकर आ जाएगा, टारगेट सेल में। तो यहां मैं बना रहा हूं कि ये टारगेट सेल का डीएनए है, और ये यहां पर ये हमारे पास में ये आरडीएनए। तो ये आरडीएनए तो टारगेट सेल से जुड़ जाएगा, और ये जो वी डीएनए है ये यहां पर नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने के साथ ही बेटे यहां पर कल्चर मीडिया पर ये कोशिकाओं का समूह बनेगा। इस समूह को तो आप कहोगे केलस।
कैलस से आगे चलकर बन जाएगा बेटे एम्ब्रियोइड, यानी यहां पर ये एम्ब्रियोइड यहां पर बन जाएगा, और एम्ब्रियोइड के विकास से यहां पर बेटे ये पौधा बनेगा, ये पौधा यहां पर बनेगा, और ये पौधा होगा कीट प्रतिरोधी, ये पौधा यहां होगा बेटे कीट प्रतिरोधी। तो आप यहां पर आप देखिएगा कि किस तरह से ये बना। तो यहां अपन ने क्या किया, ये इससे ये जीन यहां पर आकर जुड़ गई। तो बेटे इस वांछित कोशिका जो है, इस टारगेट सेल में जो है, इसके डीएनए के साथ में ये वांछित जीन भी जुड़ गई, और वांछित जीन वाली सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही है, केलस। ये केलस आगे चलकर भ्रूणाभ में बदलेगा, और भ्रूणाभ जो है प्लांटलेट बनाता हुआ एक पौधे में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, अब ये जो पौधा बना है, इस पौधे की प्रत्येक कोशिका में वह वांछित जीन मौजूद है, ये वाली, यानी जो जीन अपने यहां से ली थी बेटे, ये जीन इस कोशिका की प्रत्येक गुणसूत्र के साथ में मौजूद है। और जब ये कोशिकाएं मिलकर एक नया पौधा बनाएगी, तो उस पौधे के अंदर कीट प्रतिरोधी गुण प्रेजेंट होगा। तो आप देख लें, अपन ने कोशिका, यहां पर आप देखो बेटे, जो टारगेट सेल अपन लेंगे, यानी इस पौधे की जो सेल होगी, ये इसकी सेल होगी हमारे पास में, यानी टी सेल। इस पौधे की सेल होगी टी सेल, टारगेट सेल, और ये इसका केंद्रक होगा। तो आप देख लें, अपन ने कीट प्रतिरोधी पौधे के साथ में इस वांछित जीन को जोड़ दिया, यानी कीट प्रतिरोधी यानी कीट रोगी जो पौधा था, उसकी जीन के साथ में अपन ने डिजायर जीन को जोड़ दिया। और इसके जोड़ने से बेटे क्या हुआ कि जो कोशिकाएं अब बनेगी, उसकी प्रत्येक कोशिका के डीएनए के साथ में वांछित जीन भी प्रेजेंट है। तो ये वांछित जीन जब प्रेजेंट है, और जब इस कोशिका से पूरा नया पौधा बनेगा, तो ये पौधा भी कैसा होगा, कीट प्रतिरोधी होगा। तो यहां आप देख लें कि बेटे इसमें अपन को किया क्या अपन ने, तो इस तकनीकी के माध्यम से डीएनए में काट छांट की जाती है, डीएनए को तोड़ा जाता है, उसे जोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद में एक नए डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए में काट छांट करके, डीएनए में काट छांट करके बेटे नए लक्षण या नए जीव को तैयार करना, यही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से जो वांछित जीन है, उसे एक सजीव से दूसरे सजीव में ट्रांसफर किया जाता है। तो आइए अपन लिखते हैं बेटे इसके बारे में, यानी इसका हमारे पास में अगला टॉपिक है परिचय। तो परिचय का पहला पॉइंट याद रखना, इसमें एक वैज्ञानिक हुए बेटे पॉल बर्ग, पॉल बर्ग, ये याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित पहले वैज्ञानिक पॉल बर्ग। और ये पॉल बर्ग कौन है बेटे, तो ये याद रखना, जो पॉल बर्ग हैं, ये हैं फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में या जैव तकनीकी के बारे में बताने वाले जो पहले वैज्ञानिक हैं, ये पॉल बर्ग हैं। और इन्होंने क्या किया बेटे, इन्होंने जो प्रयोग किया वो किया SV40 वायरस, एफी वायरस की जो जीन है, जीन को इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि पहला वैज्ञानिक है हमारे पास में पॉल बर्ग। और बेटे पॉल बर्ग ने क्या किया कि इन्होंने SV40 वायरस होता है, उसके जीन को निकाल करके इकोलाई जीवाणु के अंदर ट्रांसफर किया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में किया जाने वाला प्रयोग था। तो इसके सम्मान में पॉल बर्ग को कहा गया फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहां तक क्लियर। उसके बाद में आपको इसके डेफिनेशन याद रखने बेटे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो याद रखना, मैंने आपसे क्या कहा कि डीएनए में काट छांट की जाएगी, और डीएनए में काट छांट करने के बाद वांछित जीन को तो बेटे उसमें जोड़ा जाएगा, और अवांछित जीन को वहां से हटा दिया जाता है। वांछित जीन को जोड़ा जाता है और अवांछित जीन को वहां से हटा दिया जाता है। तो यही तकनीकी है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसे अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहेंगे, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी भी कहेंगे। तो बेटे एक तो इंजीनियरिंग होती है कि मकान बनाओ तोड़ो, है ना, गाड़ी बनाओ तोड़ो, यह आनुवांशिकी
इंजीनियरिंग है, जहां पर डीएनए को तोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे कि यहां पर डीएनए, ध्यान रखना बेटे, यानी डीएनए में काट छांट करके, डीएनए में काट छांट करके, ये ध्यान रखना, डीएनए में काट छांट करके वांछित, ये वर्ड याद रखना बेटे, वांछित जीन को जोड़ना, ये ध्यान रखना, वांछित जीन को जोड़ना, यानी डीएनए में काट छांट करके, ध्यान रखना बेटे, वांछित जीन को तो जोड़ना तथा अवांछित जीन को, तथा अवांछित, नॉन डिजायरेबल, अवांछित यानी नॉन डिजायर, अवांछित जीन को हटाना, अवांछित जीन को हटाना, ये कहलाएगा बेटे आनुवांशिक तकनीकी या आनुवांशिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग। हटाना आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाती है, अभियांत्रिकी, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाती है। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि डीएनए में काट छांट करके, ध्यान रखना कि डीएनए को पहले तोड़ा जाएगा फिर उसे जोड़ा जाएगा। तो डीएनए में काट छांट करके, डीएनए में काट छांट करके बेटे वांछित जीन को तो उसमें जोड़ना और अवांछित जीन को वहां से हटाना, तो यह तकनीकी कहलाती है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो इससे क्या किया जाएगा कि इससे जो वांछित जीन है, यानी इसमें बेटे जो वांछित जीन है, इसको एक सजीव से दूसरे सजीव में भी स्थानांतरित किया जाता है। यानी यहां आप इसका दूसरा पॉइंट याद रख ले कि जो वांछित जीन है, वांछित जीन जिसे आप क्या बोल सकते हो, डिजायर जीन, वांछित जीन जिसे डिजायर जीन भी आप बोल सकते हो, जिसे फॉरेन डीएनए भी आप कह सकते हो, जिसे बाह्य डीएनए भी कह सकते हो, है ना, या फिर वांछित जीन भी आप कह सकते हो। बेटे वांछित जीन एक ऐसी जीन होगी जिसे विशेष गुणों के आधार पर चुना जाएगा, यानी जो लाभदायक जीन है, जिस जीन के अनुसार हमें प्रोडक्ट बनाना है, जिस जीन के अनुसार हमें नया सजीव बनाना है, तो उस जीन, उस लाभदायक जीन को बोला जाएगा वांछित जीन। तो होगा क्या कि वांछित जीन को किसी वाहक की सहायता से, यह भी याद रखना बेटे, वांछित जीन को किसी वाहक की सहायता से, किसी वाहक की सहायता से, ये याद रखना बेटे, सहायता से एक सजीव से याद रखना बच्चे, एक सजीव से दूसरे सजीव में, एक सजीव से दूसरे सजीव में स्थानांतरित किया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, स्थानांतरण किया जाता है। यानी क्या लिखा बेटे कि वांछित जीन को किसी वाहक की सहायता से एक सजीव से दूसरे सजीव में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी द डिजायर्ड जीन इज द ट्रांसफर फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म थ्रू द वेक्टर। यानी किसी भी वाहक की सहायता से, किसी वाहक की सहायता से किसी वांछित जीन को बेटे एक सजीव से दूसरे सजीव में ट्रांसफर करना, यह कहलाता है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो एक बार फिर सोच ले क्या पढ़ रहे हैं अपन, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या जैव तकनीकी। तो बेटे इसमें सारा खेल डीएनए का है, याद रखना, इसमें सारा खेल डीएनए का है। तो डीएनए में पहले तोड़ा जाएगा फिर जोड़ा जाएगा। तो डीएनए को तोड़ना, डीएनए को वापस जोड़ना। अब तोड़ेंगे कैसे, तो अवांछित जीन को हटा देंगे और उसमें वांछित जीन को बेटे जोड़ देंगे। तो डीएनए को तोड़ना, डीएनए को जोड़ना, या डीएनए से अवांछित जीन को हटा देना और वांछित जीन को उसमें जोड़ देना। तो ये दोनों क्रियाएं कहलाती है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। फिर अपन ने बेटे जब वांछित जीन को जोड़ दिया तो वह किसी वाहक की सहायता से, ये जो वांछित जीन होगी ये एक सजीव से दूसरे सजीव में ट्रांसफर की जाएगी। एक
एक सजीव से दूसरे सजीव में स्थानांतरित की जाएगी, तो यह भी एक आनुवांशिकी अभियांत्रिकी है। तो फिर इसका आगे क्या किया जाएगा बेटे, यानी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में जब आप देखेंगे तो बेटे यहां पर क्या होगा, यानी इस क्रिया के दौरान, यानी इस तकनीकी के दौरान, यह भी याद रखना है बेटे, इस तकनीकी के द्वारा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इस तकनीकी का प्रयोग करके बेटे मानव के लिए जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कौन से पदार्थ उपयोगी होंगे, जैसे मान लेते हैं बेटे कर्ड है, यानी दही है, याद रखना। उसके अलावा बेटे बियर होती है ना, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, कुछ मेडिसिन होते बेटे, यानी एंटीबायोटिक्स होती है। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं, है ना। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो इन पदार्थों का निर्माण इस तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ आप देख ले कि बेटे इस तकनीकी से किया क्या जाएगा, तो यहां पर इसमें माइक्रोब्स का यूज लेंगे, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, या कोई बेटे फंगस है, या कोई जीवाणु है। इन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके, क्योंकि तो आपने भी पढ़ रखा होगा कि कई प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स है वो बेटे सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। जैसे पेनिसिलिन है तो बेटे पेनिसिलिन फंगस से प्राप्त होती है। इसी तरह से स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एम्पेसिलिन है, ये सब जीवाणुओं से प्राप्त होती है। तो इस तकनीकी के माध्यम से क्या किया जाएगा कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का जो है निर्माण किया जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको परिचय में याद रखना है बेटे। एक बार और देख लें कि इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बता ही दिया कि ये तकनीकी का आधार क्या है। तो तकनीकी का आधार आपको समझ में आया कि बेटे तकनीकी का जो आधार है वो यही है कि किसी डीएनए के अंदर वांछित जीन को तो जोड़ा जाएगा या उसमें से अवांछित जीन को हटा दिया जाएगा। तो ये इस तकनीकी का मेन सार है जो आपको याद रखना है। और फिर उस वांछित जीन को बेटे किसी वाहक डीएनए के माध्यम से एक सजीव से दूसरे सजीव में स्थानांतरित किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। और फिर इस तकनीकी के माध्यम से जो सूक्ष्म जीवी होते हैं बेटे उनका प्रयोग मानव के लिए उपयोगी कई पदार्थों के निर्माण में किया जाएगा। जैसे बेटे आपको याद होगा तो इस तकनीकी के माध्यम से कई हार्मोन बना लिए गए हैं। इस तकनीकी के माध्यम से कई वैक्सीन बनाई जाती है। इस तकनीकी के माध्यम से बेटे कई प्रकार के जो है जैसे ये ब्रेड है, बियर है, ये बनाई जाती है। तो इस तकनीकी का जो उपयोग है वो बेटे मेडिसिनल में भी यूज होगा, है ना। कई प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना लिए जाते हैं, जिससे आगे चलकर बेटे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। कई प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाए जाते हैं, जिससे मिल्क ज्यादा मिलता है, जिससे अंडे ज्यादा मिलते हैं और जिससे मीट वगैरह ये भी ज्यादा मिलता है। तो एक तो ये याद रखना। अब इसके आगे अपन देखें कि इस तकनीकी का जो बेटे टाइप्स क्या है। तो यहां पर आप देखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार, यानी आप यहां पर आप देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार। तो बेटे ये 2 प्रकार की होगी, यानी यहां आप लिख सकते हैं कि ये होगी यहां पर 2 टाइप्स की। यानी यहां पर मेथड के आधार पर इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो पहली बायोटेक्नोलॉजी होगी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी।
ट्रेडिशनल, यानी इसे आप ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हो। तो पहली जो बायोटेक्नोलॉजी होगी ये ट्रेडिशनल होगी। तो जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है इसमें ध्यान रखना बेटे ये पुराने मेथड के आधार पर आधारित है। तो याद रखना इट डिपेंड ऑन द ओल्ड मेथड। तो यहां लिख लीजिएगा कि ये पुराने मेथड या पुराने मेथड पर आधारित, पुराने मेथड पर आधारित, पुराने मेथड पर आधारित बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल जो बायोटेक्नोलॉजी है ये जो पुराने जमाने से बेटे ओल्ड, जैसे दही कैसे जमाया जाए है ना, बियर कैसे बनाए जाए, या बेटे ब्रेड कैसे बनाई जाए, तो ये पुराने जमाने से चले आ रहे मेथड हैं ये। तो इसमें ना तो कोई डीएनए में कांट छांट की जाती है बेटे, ये सीधा कुछ प्रोडक्ट बनाने में ये मेथड काम में लिए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी यानी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जिसमें पुराने मेथड के आधार पर ही बेटे नए मटेरियल बनाए जाते हैं। तो पुराने मेथड पर आधारित बायोटेक्नोलॉजी है। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल में बेटे जैसे कि दही बनाना याद रखना, यानी दही का निर्माण, तो दही का निर्माण कर लीजिएगा। उसके अलावा बेटे जैसे बियर है ना, तो बियर निर्माण में इसका यूज होता है। उसके अलावा बेटे ब्रेड है ना, ब्रेड निर्माण। तो इस तरह से ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है या ट्रेडिशनल जो है पुराने जमाने से चली आ रही विधियां बेटे। तो पहली विधि है हमारे पास में ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है ये पुराने मेथड पर आधारित बायोटेक्नोलॉजी है, जिसके आधार पर यहां पर दही का निर्माण कैसे किया जाता है, या बियर का निर्माण कैसे किया जाता है, या ब्रेड का निर्माण कैसे किया जाता है, ये इसके अंदर बेटे बताया जाता है। दूसरी बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारे पास में ये बायोटेक्नोलॉजी है नंबर 2। तो नंबर 2 जो बायोटेक्नोलॉजी है ये है बेटे मॉडर्न, ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ये बेटे आधारित है किसके ऊपर, यानी ये रिकॉम्बिनेट डीएनए, ये याद रखना रिकॉम्बिनेट, ये जो तकनीकी है बेटे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित, पर आधारित। तो ये ध्यान रखिएगा पर आधारित, यानी दो बायोटेक्नोलॉजी आपके सामने है। एक तो बेटे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है या पुरानी बायोटेक्नोलॉजी है। तो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी में पुराना मेथड ही काम में आता है, जिसके आधार पर दही बनाया जाता है, जिसके आधार पर बियर बनाई जाती है, या जिसके आधार पर ब्रेड निर्माण किया जाता है। लेकिन दूसरा मेथड यहां पर है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक जैव तकनीकी। क्या बोलेंगे इसे, आधुनिक जैव तकनीकी। और ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बेटे इट डिपेंड ऑन द रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी ये जो तकनीकी है ये अभी आगे पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेट डीएनए कैसे बनता है। तो याद है ना वांछित जीन और डिजायर जीन है ना और वाहक डीएनए, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है बेटे रिकॉम्बिनेट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित जो है वह है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इसका यूज कहां होता है, तो बेटे याद रखना, यानी जैसे वैक्सीन फॉर्मेशन, वैक्सीन निर्माण, तो वैक्सीन निर्माण में भी इसी का यूज होता है। उसके अलावा याद रखना बेटे कि वैक्सीन निर्माण के साथ में दूसरा आपको न्याय याद रख सकते हैं एंजाइम निर्माण, एंजाइम निर्माण, एंजाइम निर्माण, और कुछ होते हैं हार्मोन निर्माण। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हार्मोन निर्माण। तो बायोटेक्नोलॉजी की बेटे दो विधियां हैं, एक तो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में केवल ये पुराने जमाने से चली आ रही विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे दही बनाना, बियर बनाना या फिर ब्रेड बनाना। लेकिन बेटे जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है और इस आधार पर वैक्सीन बनाई जाती है, इस आधार पर कई प्रकार के एंजाइम बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है और साथ में बेटे हार्मोन्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। यहां तक क्लियर, तो इसके प्रकार का पता लग गया। अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है बेटे, इसमें दो विधियों का उपयोग किया जाता है, एक तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये आगे अपन देखते हैं, यहां पर
बायोटेक्नोलॉजी में उपयोगी विधियां। तो यहां आप देखिएगा बेटे, यानी यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में उपयोगी विधि, यानी बायोटेक्नोलॉजी में कितनी प्रकार की टेक्निक्स का उपयोग करेंगे। तो पहली टेक्निक आपको याद रखना है, तो ये होगा बेटे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग पहली टेक्नोलॉजी तो ये काम में लेते हैं, और दूसरी टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, तो एक बार देख लें कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, तो बेटे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली विधि तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा विधि है यहां पर केमिकल इंजीनियरिंग। तो इन दोनों में क्या किया जाएगा, इन दोनों विधियों में क्या किया जाएगा। तो बेटे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें तो क्या किया जाता है, यानी डीएनए को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करके उसकी मॉर्फोलॉजी या फिनोटाइप को बदला जाता है। यानी यहां पर ध्यान रखना बेटे, डीएनए को होस्ट सेल में स्थानांतरित करवाकर उसके फिनोटाइप को बदला जाता है। डीएनए को होस्ट सेल में स्थानांतरण करके उसके फिनोटाइप को बदला जाता है। फिनोटाइप का परिवर्तन। तो ये तो आपको याद रखना है बेटे, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को पहले होस्ट सेल में इंटर करवाया जाएगा, और होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के बाद उसका जो फिनोटाइप है, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो बदली जाएगी। और यहां पर इस केमिकल इंजीनियरिंग में क्या किया जाएगा बेटे, कि कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स को किसी कल्चर मीडिया पर या माइक्रोब्स में बेटे वृद्धि करके या माइक्रोब्स की सहायता से कई प्रकार के केमिकल मटेरियल बनाए जाते हैं। तो यहां इसमें आप याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से रासायनिक पदार्थों का निर्माण, रासायनिक पदार्थों का निर्माण। तो ये आप देख ले कि बायोटेक्नोलॉजी में बेटे दो तरह की विधियों का उपयोग किया जाएगा, जो आपकी एनसीईआरटी बता रही है। बेटे पहली विधि आपको याद रखना है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या याद रहेगा बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान क्या होगा कि यहां पर डीएनए की जो कहते हैं होस्ट सेल है, उसमें पहले उसे ट्रांसफर करवाया जाएगा, और उसके बाद में उसकी फिनोटाइप संरचना में बदलाव आएगा। दूसरा यहां पर आपको याद रखना है बेटे कि अगली विधि है केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर सूक्ष्म जीवों की सहायता से रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, रासायनिक पदार्थ का निर्माण करवाया जाता है। तो इस तरह से ये मेरे पास में बेटे बायोटेक्नोलॉजी का पहला पार्ट पूरा हुआ, परिचय। क्लियर। अब परिचय के बाद में बेटे यहां पर अपन लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो अगला टॉपिक यहां पर आएगा बेटे परिचय के बाद में अगला टॉपिक यहां पर अपन लेंगे, तो ये टॉपिक लेंगे कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन। तो यहां पर अपन साधन में जो लेंगे बच्चों, वो साधन में पहला पॉइंट हमारा होगा यानी प्रतिबंधित एंजाइम, जिसको यहां पर मैं लिखूंगा बेटे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम। तो पहला एंजाइम अपन को डिटेल लेना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यानी यहां पर बेटे पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन। तो साधन में अपन पहला पार्ट लेंगे प्रतिबंधित एंजाइम। दूसरे नंबर पर बेटे यहां पर होगा हमारे पास में अदर एंजाइम यानी अन्य एंजाइम, क्योंकि ये जो पहला एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये तो क्या करेगा कि बेटे ये डीएनए में काट छांट करेगा, डीएनए को तोड़ेगा। और मैं इतना बता देता हूं आपको कि जब तक इस एंजाइम की खोज नहीं हुई थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की, जब तक बायोटेक्नोलॉजी में कोई ज्यादा विकास भी नहीं हुआ था, लेकिन नेथेंस, आर्बर और स्मिथ ने बेटे इस एंजाइम को खोजा
तो इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा सुधार हुआ। तो पहला एंजाइम तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, जो बेटे डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ने वाला है। दूसरा साधन आपको याद रखना है अदर एंजाइम। अब अदर एंजाइम यूं है बच्चों कि अगर प्लांट सेल से अपन को डीएनए को निकालना है या कवक सेल से डीएनए को निकालना है, तो पहले इन कोशिकाओं को कोशिका भित्ति रहित करना पड़ता है। तो कोशिका भित्ति रहित करने के लिए फिर अलग अलग एंजाइम की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे प्लांट से अपन को डीएनए को निकालना है तो बेटे सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए। अगर जीवाणु से डीएनए को निकालना है तो लाइसोजाइमेज एंजाइम चाहिए। और अगर हमें किसी कवक कोशिका से निकालना है तो काइटिनेज चाहिए। या हमें डीएनए को जोड़ना है तो लाइगेज भी चाहिए। डीएनए को कहीं से भी तोड़ना है तो एंडोन्यूक्लियेज भी चाहिए। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन के अलावा और भी एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में काम आते हैं, जिन्हें अपन कहेंगे अदर एंजाइम। अदर एंजाइम के बाद में बेटे तीसरा आपको यहां पर जो यूज आएगा वो आएगा वाहक डीएनए। वाहक डीएनए यानी इसे आप कह सकते हो वीडीएनए। अगला साधन जो होगा बायोटेक्नोलॉजी का ये होगा बेटे वाहक डीएनए। और आपको भी पता है कि ये जो वाहक डीएनए है ये क्या करेगा, ये वांछित जीन को एक सजीव से दूसरे सजीव में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके बिना बेटे जो वांछित जीन है वह किसी टारगेट सेल में नहीं जा सकती। तो वाहक डीएनए यानी एक तरह से वेक्टर डीएनए जो होगा ये वांछित जीन को बेटे एक सजीव से दूसरे सजीव में पहुंचाएगा। और इस काम के लिए अपन जो वाहक डीएनए का प्रयोग करेंगे वो होगा प्लाज्मिड। तो बेटे डिटेल अपन को लेनी है कि प्लाज्मिड क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। टीआई प्लाज्मिड क्या होते हैं, आरआई प्लाज्मिड क्या होते हैं, है ना, ये बाक याक या बैक्ट्रोफेज क्या होते हैं, वो सारी चीजें यहां पर अपन को पढ़ना है। तो तीसरा साधन जो बायोटेक्नोलॉजी का होगा ये होगा बेटे वाहक डीएनए। वाहक डीएनए के बाद में नंबर 4 जो अपन लेंगे, नंबर 4 जो डीएनए मतलब वो लेंगे बेटे पोषद कोशिका यानी होस्ट सेल। होस्ट सेल इसको यहां पर कहेंगे अपन यानी पोषद कोशिका। अगला जो इसमें साधन होगा ये साधन होगा बच्चों होस्ट सेल यानी पोषद कोशिका। पोषद कोशिका, तो पोषद कोशिका होती क्या है कि जैसे अपन ने क्या किया कि वांछित जीन को वाहक डीएनए के साथ में बाइंड कर दिया तो क्या बन गया, आरडीएनए बन गया यानी पुनर्योगज डीएनए बन गया। अब उस पुनर्योगज डीएनए के नंबर बढ़ाने हैं तो उससे पहले बेटे होस्ट सेल में प्रवेश करवाया जाएगा और होस्ट सेल को कल्चर मीडिया पर रखकर उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, जिनके साथ साथ आरडीएनए की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो पोषद कोशिका भी यहां यूज लेंगे। अब पोषद कोशिका के रूप में मुख्यतः बच्चों इकोलाई जीवाणु का उपयोग किया जाएगा। ई कोलाई एस्चेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं ना ये कल्चर मीडिया पर जल्दी ग्रोथ करते हैं बेटे। सब में क्या होगा, असूत्रीय विभाजन होगा और असूत्रीय विभाजन फास्ट होता है, जल्दी होता है। तो संवर्धन माध्यम पर आरडीएनए वाली जो पोषक सेल है उसको कल्चर करवाकर आरडीएनए की कई हजार प्रतिलिपियां बना ली जाती है। उसके बाद में पांचवा साधन जो होगा बेटे ये होगा हमारे पास में यानी जीन बैंक। पांचवा जो साधन होगा यह साधन होगा बच्चों यानी जीन बैंक, यानी इसको जीन बैंक या जीन लाइब्रेरी भी कहेंगे। कैसे कि कल्चर मीडिया पर कई हजार प्रतिलिपियां आपने आरडीएनए वाले जीवाणु की बना ली। अब कुछ जीवाणु का प्रयोग तो आप प्रयोग में ले लेंगे, लेकिन बचे हुए जो आरडीएनए वाली होस्ट सेल है इसका कल्चर यानी इसका संवर्धन तो हो ही गया बेटे, अब इसका संरक्षण करवाना है। तो किसी भी जीन के संरक्षण के लिए फिर हमें आवश्यकता होगी जीन बैंक की। तो याद रखना बैंक, मनी बैंक अलग, स्पर्म बैंक अलग, ओवम बैंक अलग और ये बैंक है जीन
जीन बैंक, जहां पर डीएनए का संरक्षण या जीन का संरक्षण करवाया जाएगा। तो बेटे जीन बैंक कैसे होना चाहिए? एयर टाइट होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, और इसका तापमान भी माइनस नाइट्रोजन पर, तरल नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां आप देख ले, तो यहां पर बेटे हमें नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम, नंबर 2 अदर एंजाइम, और नंबर 3 बेटे वहां जो है डीएनए, नंबर 4 यहां पर होस्ट सेल, और नंबर 5 आप लेंगे जीन बैंक। तो इस तरह से यहां पर बेटे 1 बाय 1 करके अपन यहां पर अपन को पढ़ना है। तो ये सारे के सारे इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ेंगे, जिसका नेम होगा बेटे, जिसका नेम होगा यहां पर यानी पुनर्योगज डीएनए, जिसका नेम जो होगा ये होगा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन। तो इस तकनीकी के साधन में अपन सबसे पहला साधन लेंगे प्रतिबंधित एंजाइम, या इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेटे रेस्ट्रिक्शन, इसको बोला जाएगा यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम, इसको कहा जाता है बेटे, यहां पर इसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम। हालांकि इसकी डिटेल अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बच्चों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहां आप याद रखो एंडोन्यूक्लियोजेज, मतलब ध्यान रखो कि डीएनए को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम। अब ये न्यूक्लियेज एंजाइम दो तरह के होते हैं, याद रखना। एक एंजाइम तो होता है बेटे एक्सोन्यूक्लियोजेज, एक एंजाइम तो होता है यहां पर यानी एक्सोन्यूक्लियोजेज, एक एंजाइम होगा एक्सोन्यूक्लियोजेज, और एक एंजाइम होगा बच्चों ये होगा एंडोन्यूक्लियोजेज, एंडोन्यूक्लियोजेज। अब देखो दोनों में क्या अंतर है कि यहां पर बेटे, यहां पर अगर हमारे पास में ये डीएनए है, तो डीएनए में अगर एक्सोन्यूक्लियोजेज है, तो एक्सोन्यूक्लियोजेज का मतलब ये होगा कि ये एंजाइम डीएनए को उसके सिरे से तोड़ेगा। तो सिरे से तोड़ने वाला जो एंजाइम होगा वो तो एक्सोन्यूक्लियोजेज होगा, और एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को बीच बीच में से तोड़ेगा, तो बेटे ये कौन सा एंजाइम होगा? एंडोन्यूक्लियोजेज। तो याद रख ले कि डीएनए को तोड़ने वाला जो एंजाइम है ये एंजाइम न्यूक्लियोजेज एंजाइम कहलाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियोजेज और एक एंडोन्यूक्लियोजेज। बेटे एक्सोन्यूक्लियोजेज डीएनए को सिरे से तोड़ेगा और एंडोन्यूक्लियोजेज डीएनए को बीच बीच में से तोड़ेगा। लेकिन तीसरा टाइप्स बेटे ये वाला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज। अब यहां बीच बीच में से तो तोड़ेगा, लेकिन अगर विशिष्ट स्थलों से तोड़ेगा तो फिर उसको कहा जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज, यानी पर्टिकुलर इस एंजाइम के अपने अपने रिकॉग्नाइज्ड साइट होती है, वहां से बेटे ये डीएनए को तोड़ता है। तो इस एंजाइम के बारे में डिटेल अपन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो यहां तक आज का अपना लेक्चर रहेगा। ओके बेटे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटे, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।